नमस्कार। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया तो राज्यों ने शुरू की है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि मास्क जरूर पहने। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मास्क जरूर पहनिए, तीसरी लहर के खतरे को भी टालिए, और उसको टालने के लिए सबसे बड़ा अगर हथियार कोई है तो वो मास्क ही है। अब आपकी बड़ी खबर आपको रूबरू करा दें, यूपी के आगरा से ये बड़ी खबर, जहां रामपुर गांव में एक 3 साल का बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। बताया जा रहा है कि बच्चा बोरवेल के पास खेल रहा था और इसी बीच वो बोरवेल में गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। इस समय बच्चे को निकालने के लिए सेना के जवानों के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी जल्द वहां पहुंचेगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया। बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटे जवानों ने उम्मीद जताई कि बच्चे को जल्द ही सुरक्षित बोरवेल से निकाल लिया जाएगा। लड़का को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, हेल्दी है, उनका मूवमेंट है बॉडी में। तो अभी आर्मी आई है, आर्मी में जो रेस्क्यू करने वाला जो उनका टीम है वो आई है। अभी हम प्लान किया है कि किस डायरेक्शन में खुदाई होगी। कम से कम 100 फुट खुदाई करके उसके बाद लेटरल टनल एक डालेंगे। लेटरल टनल के द्वारा लड़का को रेस्क्यू करेंगे। आगरा में एक भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में एक बच्चा बोरवेल में गिरा है। तकरीबन 100 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा है। उस बच्चे का नाम शिवा है और ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये वो बोरवेल है जिसमें बच्चा गिरा हुआ है। हालांकि गांव के लोग हैं वो ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे को बचाया जा सके। बच्चे को बचाने के लिए, शिवा को बचाने के लिए तमाम सेना के लोग आ गए हैं। सेना की टुकड़ियां पहुंच गई है और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जितने भी इंतजामात हैं शिवा को बचाने के लिए वो पूरे कर लिए गए हैं। सेना पहुंच गई है। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि शिवा को बचाने की कवायद लगातार जारी है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। शिवा को बचाने के लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं और शिवा की जान बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो बोरवेल है जिसमें शिवा अंदर है, उसमें कैमरे डाले जा रहे हैं, यानी कि जो सेना का ऑपरेशन है वो शुरू हो गया है। देखिए, तमाम जो जवान हैं सेना के वो लगातार कवायद कर रहे हैं किसी तरह से जो शिवा की जान है बचाई जा सके। ये पूरा ऑपरेशन हो कैसे रहा है, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ कुछ सेना के अधिकारी मौजूद हैं। सर, ये बताइए किस तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है और किस तरह सक्सेसफुल रहेगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बच्चे की जो डेप्थ है वो लगभग 95 से 100 फीट पे है। तो हमारी कोशिश ये है कि सबसे पहले हम लोग बोरवेल से 20 फीट दूरी पे 95 फीट की गहराई पे पहुँच सकें और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल टनल खोदें जिसमें हम अपना स्पेशल इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर जाके बच्चे को सेफली निकालने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत गहराई है, तो इस रिस्क को कम कैसे किया जाएगा? सबसे पहली चीज़ है, सेफ्टी के लिए हम लोग दूर से खुदाई कर रहे हैं। हमारा डिस्टेंस जो है लगभग 180 फीट है। तो इससे क्या होगा, दूर से खुदाई करने में बच्चे के ऊपर मिट्टी गिरने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और जब हम उस गहराई पे 20 फुट दूर पहुंच जाएंगे उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल टनल, जो हमारा स्पेशल इक्विपमेंट है, वो टनल को हम धीरे धीरे करके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। उससे पूरी मिट्टी का लोड जो है वो टनल के ऊपर आएगा ताकि मिट्टी गिरने का चांस, कोलैप्स होने का चांस कम से कम रहे। सर, अभी कैमरा डाल के आपने देखा, अभी क्या हालात है शिवा की? अभी जो कैमरा डाला उसमें बच्चा ठीक दिख रहा है एंड उसमें हम बातचीत करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं उसके फादर से। हमने यहाँ पे अपना कंट्रोल एक सेटअप किया हुआ है जिसमें हमारा पूरा कनेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन। उससे हम बच्चे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, अपनी आवाज़ भी उस तक पहुँचा सकते हैं ताकि बच्चे को थोड़ा सा तसल्ली हो जाए और उसको रहे कि हाँ ठीक ठाक है और वो सेफली हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके निकाल दें। सेना का फिलहाल दावा है कि शिवा ठीक है और कैमरे के जरिए बहुत जल्द उसके फादर से बात कराई जाएगी, यानी कि सेना पूरी तरह से मुस्तैद है कि हर हाल में शिवा की जान बचानी है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो 3 साल का ये बच्चा जो बोरवेल में गिरा है, बताया जा रहा खेल रहा था, उसी दरमियान वो खेलते खेलते इस 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया, जिसके बाद आसपास पहले प्रशासन की टीम पहुंची, अपने स्तर से निकालने की कोशिश हो रही है। फिलहाल वहां पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, कुछ ही देर में एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद हो जाएगी। सेना के जवान युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन सबसे पहले, क्योंकि 100 फीट गहराई पर यह बच्चा इस वक्त है, उस तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचे ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचाई जाए। उसके बाद उसका मूवमेंट भी चेक किया जा रहा है। कैमरा नीचे 100 फीट
गहरे इस बोरवेल में डाला गया, जिसमें ये देखा जा रहा है कि बच्चा जो है वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि उसके माँ बाप से भी उसकी बात करा दी जाए, ताकि बच्चा जो है वो थोड़ा मानसिक तौर पर ये समझे कि वो सब कुछ ठीक है। लेकिन फिलहाल ये ऑपरेशन चल रहा है। कुछ ही देर में एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच जाएगी। बच्चे को निकालने की कोशिश इस वक्त जारी है। हालांकि ये खबर सुनते ही परिवार में इस वक्त मातम का माहौल नजर आ रहा है। बच्चे के पिता ने बताया कि दरअसल ये हादसा हुआ कैसे। शिवा को बचाने के लिए लगातार कवायद चल रही है और इस वक्त हम शिवा के घर के बाहर हैं। शिवा के घर का नज़ारा क्या है, ठीक पीछे आप देख सकते हैं। एक छोटा सा घर है शिवा का और तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में है, क्योंकि एक मासूम सा बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में फंसा हुआ है। तमाम महिलाएं आई हुई हैं दुख बांटने के लिए। हालांकि अभी बचाने की कोशिश की जा रही है शिवा को। तमाम तरह के जो कोशिश है वो जारी हैं। कैसे किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या हुआ सुबह के वक्त, शिवा के फादर जो है, शिवा के जो पिता हैं हमारे साथ खुद मौजूद हैं। आप बताइए सुबह के वक्त क्या हुआ अचानक से जो ये हादसा हो गया? सुबह मतलब बच्चा खेलते खेलते चला गया था उधर, वहाँ फिसल के चला गया उसमें। उसको सुबह रह रहे थे हम माटी से, सुबह रह रहे थे और बच्चा उसमें गड्ढे में है, बोरिंग है। कैसे अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लापरवाही तो रही, क्योंकि इतना गहरा बोरवेल हुआ, थोड़ा आपको लगता है वो ढक देना चाहिए था उसको। तो पटियाला की सुबह माटी से रह रहे थे, भर रहे थे उसको माटी से। वो सुबह बच्चा वो खेलते खेलते चला गया, मतलब पानी पीने के लिए, मतलब खेल लो तो थी, वो खेलते खेलते चला गया। भैया नहीं जो जा रहा था, भैया टिर रहे थे उसको। 80-90 फुट है। तो कुल मिलाकर इनका कहना यह है कि शिवा खेल रहा था और अचानक से उसका पैर फिसला और पैर फिसलने के दौरान ही शिवा करीब 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। यानी कि पूरे परिवार पर बड़ा दुख है। सिर्फ दुआएं की जा रही हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि शिवा सही सलामत बोरवेल से बाहर निकले। आरिफ खान, न्यूज़ 18, आगरा। आरिफ खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त आगरा से जुड़ भी चुके हैं। आरिफ, फिलहाल जरा बताइए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है और अनुमान क्या जताया जा रहा है, कब तक बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए अर्पिता, लगातार ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक पीछे आप देख सकती हैं तमाम जो सेना के जवान हैं वो रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम है वो भी रेस्क्यू कर रही है और एसडीआरएफ की टीम है वो भी रेस्क्यू कर रही है। यानी कुल मिलाकर यह है कि शिवा को बचाने की जो लगातार जद्दोजहद है वो चल रही है। तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सेना के जवान यहाँ लगातार लगे हुए हैं और सबसे खास बात यह है अर्पिता, बच्चा अभी पूरी तरह से हेल्दी है। तमाम जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं बच्चा पूरी तरह से रेस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चा की लगातार सांसें चल रही है, बोल भी रहा है। तो कुल मिलाकर यह है अर्पिता कि बच्चा एकदम हेल्दी है। और बात किया है ऑपरेशन की तो तमाम अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि तकरीबन 24 घंटे तक ये ऑपरेशन चलेगा। 24 घंटे के बाद ये पता चलेगा कि शिवा के हालात क्या हैं। लेकिन बड़े लेवल पर बड़े अभियान चलाया जा रहा है और बड़ा रेस्क्यू चल रहा है अर्पिता। क्या आरिफ, बच्चे तक ऑक्सीजन, खाना पीना, पानी ये सब पहुंचाया जा रहा है? देखिए बच्चा तकरीबन 100 फीट गहरा बोरवेल में है, यानी कि बच्चे की डेप्थ है करीब 100 फीट, अंदाजा लगाया जा रहा है 100 फीट के आसपास बच्चा है। उसके लिए जो ऑक्सीजन है बहुत बड़ी तेजी से सप्लाई की जा रही है, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देनी है, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार की जा रही है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लगातार जाती रहेगी तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि बच्चों को 24 घंटे में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने आ रही है। लेकिन डॉक्टरों की टीम मौजूद है, वो लगातार उसको मॉनिटर कर रही है, कैमरा अंदर है, बच्चे के एक एक मूवमेंट पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो उस पर नजर रख रही है और देख रही है बच्चा कितना रेस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चे को दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो अर्पिता कुल मिलाकर ये है कि जो जद्दोजहद चल रही है बहुत बड़े लेवल पर है। जी बिल्कुल। और सर 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। सुबह बताया जा रहा है 8 बजे वो वक्त था जब ये बच्चा बोरवेल में खेलते खेलते गिर गया। 7 घंटे से ज्यादा समझिए आप वक्त हो चुका है। इस वक्त 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल सेना के जवान वहां ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, एसडीआरएफ की टीम है और ये जानकारी भी मिल रही थी कि अब से थोड़ी देर में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच जाएगी और पूरी कोशिश हो रही है कि 100 फीट गहरे बोरवेल से 3 साल के इस बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी आरिफ बने हुए हैं। आरिफ, अब सवाल तो यहाँ ये भी है कि आखिरकार किसकी लापरवाही है, किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ है?
देखिए, लापरवाही कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बोरवेल है वो शिवा के परिवार का ही है, यानी कि उसके परिवार के लोग ही उस बोरवेल को करा रहे थे। देखिए, उस पहले थोड़ी सी इस पूरे मामले की जानकारी कर लेना बहुत ज़रूरी है। पहले एक बोरवेल खोदा गया जिसमें शिवा गिरा है, जब उसमें पानी नहीं निकला, पूरी तरह से डेड था, तो उसको बंद नहीं किया गया। उसके बगल में दूसरा बोरवेल खोदा गया, उसमें पानी निकला, यानी कि जो पहला बोरवेल है जिसमें शिवा गिरा है उसको बंद नहीं किया गया। सुबह के वक्त 8 बजे के आसपास इस बोरवेल को बंद करने की कवायद की जा रही थी, बंद करके इसको मिट्टी डाली जा रही थी, इसको बंद किया जा रहा था। इसी बीच शिवा आया और शिवा का पैर फिसला और शिवा अंदर चला गया। तो लापरवाही देखिए परिवार की है, कोई सरकारी काम नहीं हो रहा था, कोई बाहरी काम नहीं कर रहा था, कोई ठेकेदार काम नहीं कर रहा था। लापरवाही अपने घर से रही है और ये जिम्मेदारी उनके घर वालों की है कि आखिरकार 120 फीट गहरा बोरवेल खोदा और उसको बंद क्यों नहीं किया गया। जी शुक्रिया आरिफ। तो फिलहाल यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़ी ही तेजी के साथ चल रहा है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इस बच्चे को निकाल लिया जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लोक जनशक्ति पार्टी से, जहां सियासी हलचल के बीच चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की मुलाकात नहीं हो पाई। चिराग पासवान करीब 1.5 घंटे तक अपने चाचा के घर रुके, लेकिन दोनों को मुलाकात उनकी नहीं हुई। इससे पहले आज सुबह पशुपति पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एलजेपी एनडीए के साथ ही रहेगी। पशुपति पारस ने चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव में अलग लड़ने के फैसले पर सवाल उठाए। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक 5 सांसदों ने बैठक कर पशुपति पारस को लोकसभा में संसदीय दल का अपना नेता चुना है। चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई उनके चाचा की, वो इंतजार करते रहे, लेकिन चाचा ने उनसे मुलाकात नहीं की। चाचा यहाँ पर अपने घर पर थे ही नहीं और चिराग पासवान 1 घंटे तक घर पर इंतजार करते रहे और अब यहाँ से निकल रहे हैं। कोशिश भी करते हैं कि चिराग लेकिन चिराग इस समय कोई बात अभी उन्होंने हालांकि मीडिया से नहीं की है और चिराग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो करीब 1 घंटे उन्होंने इंतजार किया अपने चाचा का कि उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और अब यहाँ से चिराग पासवान निकल रहे हैं। किसी से कोई बात नहीं की उन्होंने और यहाँ से अब वो रवाना हो गए हैं। कुमार से बातचीत करते आखिर भतीजे की चाचा से मुलाकात क्यों नहीं हुई? आप तो कह रहे कि परिवार के हिस्सा है, लेकिन मुलाकात क्यों नहीं हुई? वो कहीं निकले हुए हैं पारस बाबू। चिराग जी आए थे, चाची के पास बैठ के गए हैं। लेकिन दरवाजा तो खुलेगा 20 मिनट, ये दरवाजा नहीं खुला, बहुत देर तक ये दरवाजा नहीं खुला, बाद में नहीं, कोविड का काल है, स्टाफ लोग छुट्टी पे हैं, घर में भी कई लोग कोविड से संक्रमित थे, अभी ठीक हुए हैं। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य, और आपने कहा है कि अध्यक्ष अब वो नहीं रहेंगे, पशुपति पारस रहेंगे, तो चिराग पासवान के साथ तो एकदम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि वो पार्टी के कुछ है ही नहीं, परिवार के भी कुछ नहीं है। नहीं, पार्टी के 99% कार्यकर्ताओं और दलित सेना के कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सजाया है, संवारा है, जिनका खून पसीना लगा है पार्टी को बनाने में। चिराग पासवान रहेंगे कि नहीं अब एलजेपी में? अब यह उनको फैसला लेना है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए 1.5 घंटे ये रुके चिराग पासवान अपने चाचा के घर, इनके बीच क्या लग रहा है आपको, बातचीत बनेगी? देखिए, बातचीत बनेगी कि नहीं ये चिराग पासवान पे निर्भर करेगा कि वो क्या भूमिका चाहेंगे पार्टी के अंदर। क्या पार्टी के एकमात्र जो अध्यक्ष है अभी वो क्या सांसद के तौर पे सिर्फ एक कार्यकर्ता और नेता के तौर पे पार्टी में रहने को तैयार होगा और पशुपति पारस के नेतृत्व में काम करने को तैयार होंगे। लेकिन इस वक्त पशुपति पारस के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा दे, सन्नाटा पसरा हुआ। मीडिया के लोग तो तमाम लोग हैं, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के अंदर कोई भी परिवार का लोग मौजूद नहीं है, पशुपति पारस का, न कोई दूसरे नेता मौजूद हैं। हालांकि इक्के दुक्के लोग आ तो ज़रूर रहे हैं। 3 बजे स्पीकर से मिलने का समय है। देखिए, चिराग पासवान की आखिर ये स्थिति आज की तारीख में हुई क्यों है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रामविलास पासवान के जीवन में ही उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था, तब पशुपति पारस ने कोई विरोध नहीं किया था। चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना एक नया रास्ता तय किया, एनडीए के खिलाफ रहे, जिसमें बीजेपी का तो समर्थन करते रहे वो, लेकिन जेडीयू के विरोध में रहे, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत घातक साबित हुआ। इसके अलावा पिछले कई महीनों से चिराग पासवान की जो एक्टिविटी थी, आप बिहार विधानसभा चुनाव में हारे हैं, आपकी पार्टी को ज़्यादा सीटें नहीं मिली, तो ऐसे में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए था कि पार्टी के अंदर एक्टिविटी ऐसे हो ताकि लोगों को लगे कि ये पार्टी को आने वाले दिनों में
चलाएंगे। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता को मैंने देखा आपसे थोड़ी देर पहले कि जो रामविलास पासवान से खूब बात करते थे, चिराग पासवान से खूब बात करते थे, लेकिन इस बगावत के बाद इधर आ रहे हैं। इसके अलावा कल से लेकर अब तक, यानी कल जब खबर आई रात को कि 5 सांसदों ने बगावत कर दिया और पार्टी पर अपना दावा करने की कोशिश है, तब से लेकर अब नीरज तक जरा आप रहिए, हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं पटना से। चंद्रमोहन, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन जरा उससे पहले पशुपति पारस ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी तोड़ी नहीं है, बल्कि पार्टी को बचाया है। साथ ही चिराग पासवान से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। जिसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के कगार पर चला गया। पार्टी का बागडोर जिनके हाथ में गया, पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। चंद्रमोहन, ये नाराजगी किस बात पर थी जरा बताइएगा, और क्या ये नाराजगी उस वक्त से ही थी जब चिराग पासवान ने ये कहा कि हम अलग रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो इस बार का विधानसभा चुनाव हुआ बिहार का, उसमें जो एलजेपी के तमाम नेता हैं वो चाहते थे कि एनडीए के साथ चुनाव लड़े, जबकि चिराग पासवान ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो अलग चुनाव लड़े। और जिस तरह से बिहार विधानसभा के चुनाव के प्रचार के दौरान वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करते रहे, यहाँ तक कि चिराग पासवान ने ये कहा कि नीतीश कुमार को जेल भिजवा देंगे जब वो सत्ता में आएंगे। शायद इसको लेकर भी पार्टी के अंदर नाराजगी थी। और जैसे परिणाम आया तो सिर्फ एक एलजेपी के विधायक हैं जो जीत कर विधानसभा में पहुंचे थे और वो भी जेडीयू में शामिल हो गए। तो जाहिर सी बात है, जो तमाम नेता थे उनके अंदर की नाराजगी और बढ़ती गई चिराग पासवान के खिलाफ। और कई बार तो ये भी कहा गया कि एक बार फिर से हम लोगों को एनडीए का रुख करना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से एक के बाद एक निर्णय कर रहे थे, उस निर्णय से पार्टी के नेता भी और जो कार्यकर्ता थे वो भी नाराज चल रहे थे। और यही वजह है कि लास्ट में अंतिम वक्त में जो 5 उनके सांसद हैं वो एक तरफ हुए और कल शाम में इनकी बैठक हुई और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि सदन के अंदर पशुपति पारस जो हैं वो एलजेपी के नेता होंगे और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्टी के ही होंगे। तो सीधे तौर पर जो पार्टी और परिवार का बगावत था, नाराजगी थी, वो सामने आ गई। ये लोग एनडीए में चंद्रमोहन साहब, इस बीच देखिए एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी की एक बैठक में पशुपति पारस को आम राय से पार्टी के संसदीय दल का नेता चुने जाने की बात है। इस चिट्ठी में चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 सांसदों के हस्ताक्षर भी हैं। इसके बाद इस चिट्ठी को लोकसभा स्पीकर को सौंपने की तस्वीर भी सामने आई। सांसद वीणा देवी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या चीज चिराग के अंदर जो आपको डिफेक्ट दिखा, जो अलग हो गया? नहीं, हम लोग पार्टी थोड़े छोड़े हैं, पार्टी से हटे थोड़े हैं। पार्टी में पारस बाबू को बनाया गया है, तो पारस बाबू से आप लोग पूछिए। पार्टी तो है ही, पार्टी के विचार पर हम लोग को चलना है मुख्यधारा में। हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक थे, उनके नक्शा कदम पर पार्टी चलेगी, आगे आगे हम लोग काम करेंगे। एनडीए के पार्ट होकर हम लोग चुनाव लड़े। जनता के बहुत अपेक्षा नेता पर रहता है कि हमारे जो सांसद है वो काम करे, विकास करे, हमारे दुख सुख में साथ दे, हमारे प्रशासन के यहाँ काम हो, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन इधर 1 साल से 2020 से पार्टी में, वहाँ हम लोग तो गठबंधन में थे नहीं, अलग चुनाव लड़े। उसके बाद यहाँ भी कुछ हम लोग को पता नहीं चल रहा था और हम एनडीए में हैं, तो एनडीए में रहना है हम लोग को। एनडीए के नाम पर ही, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के नाम पर, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर ही ना वोट हुआ था।
एलजेपी में बड़ी टूट के बाद हमारे साथ मौजूद हैं महबूब अली कैसर, एलजेपी के सांसद हैं और वो भी उन 5 सांसदों में शामिल हैं जो अलग हुए हैं। सर, क्या शिकायत है चिराग से? देखिए, सबसे पहले तो आप बोले कि बड़ी टूट, हम तो हम अभी भी विश करते हैं, होप करते हैं कि कोई टूट ना हो। और चिराग जी, क्योंकि भारत जी को हम लोगों ने अब एक्सपीरियंस आदमी को एक नेता चुना है चिराग जी की जगह में, तो हम लोग की तो ये ख्वाहिश है कि चिराग जी भी अलग नहीं हो, पार्टी इंटैक्ट रह जाए और पार्टी में कोई टूट नहीं हो। ये तो हमारी दिली ख्वाहिश है। और रीज़न मुख्तलिफ है और सबसे बड़ा रीज़न तो बिहार चुनाव था, यहाँ पर कि हमने तो ख़ास तौर पर, और भी लोग ज़रूर मना किए होंगे कि जो हम लोग के पार्टी का जो नीति था पिछले चुनाव में बिहार में, वो नहीं होना चाहिए था। और अगर होता भी तो नीतीश जी जैसे वरिष्ठ नेता और बिहार के सीएम थे, उनके खिलाफ ऑल आउट जाने का कोई, ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकता था, लेकिन इस तरह से जाने का कहीं से उचित नहीं था। इसको हम लोग ने बहुत वेहमेंटली हमने तो बोला था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मेन कॉज एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है, ये हम लोगों के बीच में संवाद की कमी, और उसके लिए कोरोना भी एक तरह से वजह हो सकती है। नीरज, लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठक पर क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, कल भी 5 सांसदों ने मुलाकात की थी लोकसभा स्पीकर से और आज भी 3 बजे का वक्त तय किया गया था। और इस मुलाकात के दौरान हो सकता है कि स्पीकर इन 5 सांसदों को जो मांग की गई है संसदीय दल के नेता के तौर पे और इनको पहचान दी जाए, वो पहचान मिल सकती है, क्योंकि 2/3 से अधिक सदस्य संख्या है। कुल एलजेपी के 6 सांसद है, जिसमें से 5 जो है स्पीकर से मिलेंगे और अपनी बात को रखें। पहले रख दिया, हो सकता है इनको बता दिया जाए कि आप ही लोग एलजेपी के संसदीय दल के असल जो है दावेदार हैं और आप ही लोग को मान्यता दी जाती है। लेकिन जहां तक पार्टी की बात है, एलजेपी पर किसका अधिकार है? क्या चिराग पासवान एलजेपी पर दावा करेंगे? क्योंकि अध्यक्ष पद पर मानने को तो अब पार्टी के तमाम जो दूसरे सांसद हैं वो तैयार नहीं है, तो क्या चुनाव पार्टी पे वो दावा करेंगे? अब तक ऐसा उनका कोई बयान नहीं आया है, अब तक कोई बयान ही उनकी तरफ से नहीं आया है। यहाँ 1.5 घंटे मौजूद जरूर थे, लेकिन बयान अगर कोई देते, अगर उनमें ऐसी कोई ख्वाहिश होती, ऐसी कोई उम्मीद होती कि आने वाले वक्त में अगर इस बगावत के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो वो अभी तक चिराग पासवान में नहीं दिखा है। देखना होगा कि क्या वो पार्टी पर अपनी दावेदारी करते हैं कि नहीं। ठीक है नीरज, आप रहिए साथ। इस मुद्दे पर एलजेपी नेता रवि पांडे का भी बड़ा बयान सामने आया। अंदरूनी तो आदरणीय जो सांसद है हाजीपुर से श्री पशुपति पारस जी, वो पहले से भी नाराज चल रहे थे, काफ़ी दिनों से नीतीश जी के संपर्क में बने हुए थे और नीतीश जी ने और उनकी पार्टी शुरू से ही लोजपा को तोड़ने में लगी हुई है और लगातार संपर्क में उनके नेता जदयू के वरिष्ठ नेता श्री ललन सिंह जी लगे हुए थे पार्टी को तोड़ने के लिए और बहुत सारे लोग लगे थे। तो अब उस कड़ी में अब है पूरी तरह से अभी एलजेपी में जारी सियासी हलचल पर जेडीयू का क्या बयान आया, आपको जरा वो भी सुनवा दें। एलजेपी के अंदर तो हलचल है। पशुपति पारस के आवास के बाहर रामचंद्र पासवान का जो पुराना घर था वहां हलचल है, क्योंकि चिराग पासवान वहां मौजूद है। लेकिन जेडीयू के नेता बहुत शांति में हैं, इनकी भी नजरें तो हैं एलजेपी पर, क्योंकि सरकार को समर्थन भी मिल सकता है। केसी त्यागी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे साथ मौजूद है। ये क्या करवा रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारा इससे कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। अरे कैसे नहीं है? ये श्री चिराग पासवान की जो कार्य प्रणाली है, उनका जो अनुभवहीन नेतृत्व है, ये उसके विरुद्ध उन्हीं के परिवार के लोगों का और पार्टी के लोगों का ये रिवोल्ट है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने एनडीए को कमजोर करने का, नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का प्रयास किया, उसको लेकर के पार्टी के सांसद, वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पहले से नाराज थे। तो इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की विधानसभा चुनाव में, तो आप लोगों ने तो पॉलिटिकल स्ट्राइक कर दिया एलजेपी पर, एलजेपी के अंदर से ही। ये हमने बताया ना कि हमारा का गलत कार्य प्रणाली की वजह से अगर रामविलास पासवान ना जिंदा होते तो क्या ऐसी स्थिति आती? वो एनडीए को मजबूत कर रहे थे, जिसका नतीजा था कि 40 में से 39 सीटें एनडीए को आई और इनके कार्यकलापों का नतीजा है
कि ये सिर्फ एक सीट जीतने में नाकामयाब रहे और हमारी भी सीटों की संख्या इन्होंने कम करा दी। तो ये तो नीतीश कुमार विरोधी मंच के संयोजक बने हुए थे, ये तो आरजेडी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे। चंद्रमोहन, अब जिस तरीके की ये पूरी राजनीति शुरू हुई है, चिराग पासवान के पास क्या विकल्प बचता है, या चिराग पासवान अब क्या कदम उठा सकते हैं? क्या वो स्वीकार करेंगे कि ठीक है, पारस जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष से मिलना चाह रहे हैं उनसे तैयार रहें, या चिराग पासवान का अपना स्टैंड क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान अभी अलग थलग पड़े हुए हैं और यही वजह है कि आज वो सुबह में अपने चाचा से मिलने के लिए गए थे, लेकिन दरवाज़ा एक तो लेट से खुला और जब घर के अंदर गए तो उनके चाचा घर में मौजूद नहीं थे। सीधे तौर पर अगर चिराग पासवान अपने चाचा के बात को स्वीकार कर सकते हैं तो शायद हो सकता है कि उनको कहीं जगह मिल जाए, लेकिन अब तक जो सामने नज़र आ रहा है पूरा घटनाक्रम, इसमें यह साफ नज़र आ रहा है कि चिराग पासवान बिल्कुल पार्टी से अलग खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और पार्टी को जो तमाम सांसद और नेता हैं वो एक तरफ पशुपति पारस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो इसमें अब चिराग पासवान यह चाहते हैं, जो आज जब अपने चाचा के घर पहुंचे थे तो वो एक प्रस्ताव लेकर गए थे कि उनके मां जो रीना पासवान है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, और इनका साफ तौर पर यह मानना था कि रीना पासवान क्योंकि रामविलास पासवान के बाद सबसे बड़ी सदस्य हैं घर में, इसलिए पार्टी का कमान उनको दिया जाए। लेकिन जिस तरह से नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बढ़ रहे हैं आगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जमीन खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत बताया। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा कि वो आरोपों से नहीं डरते। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी है। इससे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है। जानकारी में हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोपी देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हूं कि ऐसी कौन सी वजह थी, उस जमीन ने 10 मिनट के अंदर ऐसा कौन सा सोना उगल दिया कि जिस जमीन का बैनामा 2 करोड़ में हुआ, 10 मिनट बाद वो जमीन 18 करोड़ की हो गई, 18.5 करोड़ की हो गई और 17 करोड़ रुपया आरटीजीएस किया गया। इसका मतलब जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ वो 9 एकड़ की है और वहां अभी अमरूद के बाग हैं। आने वाले समय में यहां निर्माण होने वाला है और यहां करोड़ों राम भक्तों के लिए गेस्ट हाउस और आश्रम बनाए जाएंगे। अयोध्या में भले ही तेज बारिश हो रही हो, मौसम ठंडा हो, लेकिन सियासत तेज हो गई है। वजह है ये जमीन, जिस जमीन पर हम मौजूद हैं, ये वो जमीन है जिसे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने बैनामा लिया है कुसुम पाठक और उनकी फैमिली से, और जिसके बाद पवन पांडे जो पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि आखिर ये ज़मीन 2 करोड़ की थी और कैसे 18.5 करोड़ की हो गई। क्या इस ज़मीन ने सोना उगल दिया? ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 पहुंचा है बारिश के बीच और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर इस ज़मीन का मसला क्या है। क्या पवन पांडे को इस ज़मीन के जाने का दुख है या फिर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को यूपी में सियासत चमकाने का मौका मिल गया है? फिलहाल ये लगभग 9 एकड़ की ज़मीन है जहां पर अमरूद की बाग है, लेकिन इस ज़मीन को अब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने ले लिया है। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर राम मंदिर बन रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी है वो इसकी कि यहाँ गेस्ट हाउसेज बनाए जाएंगे, आश्रम बनाए जाएंगे, जो करोड़ों राम भक्त जिनकी आस्था राम मंदिर में है यहाँ आएंगे। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से और साथ ही साथ अयोध्या से इस वक्त अजीत हमारे साथ मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट हम देख रहे थे। अजीत, क्या पूरा ये मामला जरा बताइएगा और किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स विपक्ष सामने लेकर आया है और आरोप क्या लगा रहा है?
देखिए बिल्कुल अर्पिता, विपक्ष का सीधे तौर पर जो डॉक्यूमेंट है, पवन पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया था कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनटों में 18.5 करोड़ में कैसे बेच दी गई। यानी किसी व्यक्ति ने किसी से दूसरे से लिया 2 करोड़ में और 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को दे दिया। इसके बाद उन्होंने उस दस्तावेज को सामने रखा और कहा इसमें खरीद फरोख्त में घोटाला किया गया है, यानी ज्यादा दर पे जमीन खरीदी गई है, आर्थिक भ्रष्टाचार है। लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का कहना है कि मार्केट रेट और सर्किट वैल्यू में जमीन और आसमान का फर्क है और ये बात सही भी है। अयोध्या में जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, जमीनों की कीमत 100 गुना बढ़ गई है, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ गई है। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं अर्पिता, जहां मौजूद है अयोध्या का सर्किट हाउस है और यहां पर इस वक्त चंपत राय के साथ साथ जो सचिव हैं तीर्थ ट्रस्ट के, डीएम अयोध्या अनुज झा, सदस्य जो हैं बिमलेंद्र मोहन, राजा अयोध्या, अनिल मिश्रा, कई सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं और सुबह से इसी सर्किट हाउस में मीटिंग का दौर चल रहा है। जब बाहर निकले थे हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो अनिल मिश्रा हो या फिर चंपत राय, उन्होंने सीधे तौर पर बात करने से मना कर दिया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम इस पूरे मामले की स्टडी कर रहे हैं। तो ये पूरा मसला था। हालांकि इस जमीन का 1924 से सजरा सबके सामने आया है, एक परिवार भी सामने आया, लेकिन पवन पांडे और संजय सिंह के आरोपों के बाद अयोध्या के संतों ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जांच में बात गलत निकली तो संजय सिंह और पवन पांडे को परिणाम भुगतना होगा। 50-50 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी महंत राजू दास करेंगे। इसके साथ ही चंपत राय ने साफ कर दिया है कि वो अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। फिलहाल इस वक्त मीटिंगों का दौर चल रहा है अर्पिता, जिसमें राम मंदिर निर्माण की गति को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे किन चीजों का निर्माण किया जाए, उस पर भी चर्चा हो रही है और अगली रणनीति क्या होगी विपक्ष को जवाब देने का। आपसे थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की जांच करवाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में किसी तरह की अड़चन नहीं आनी चाहिए। मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में सारी प्राप्त राशि व उसके खर्चे का सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाए और वो रिपोर्ट हर देशवासी के लिए सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ये जांच भी करवाए कि इस प्रकार से कितनी जमीन जो चंदे से खरीदी गई भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, कितनी और जमीन है जिसमें ये गड़बड़ झाला हुआ है। और ये सारा मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से मंदिर का निर्माण हुआ और ट्रस्ट का गठन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को ये जांच करवानी चाहिए। अरुण, यहाँ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरीके से वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले की जो है वो जांच करवाए, साथ ही साथ क्या ये भी कुछ कहा कि मंदिर के निर्माण को तब तक रुकवाने की बात कही हो कांग्रेस ने? देखिए नहीं, ये सवाल पूछा गया था कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन से कि क्या जब तक जिस जांच की बात आप कर रहे हैं, जब तक तथ्य साफ नहीं हो जाते, क्या मंदिर के निर्माण को रोक देना चाहिए। उनका स्पष्ट मत था कि मंदिर का निर्माण कतई नहीं रोका जाना चाहिए, मंदिर का निर्माण चलते रहना चाहिए, बल्कि और तेज कर देना चाहिए। लेकिन 2 प्रमुख मांगे थी कांग्रेस की। पहली मांग ये थी कि जो चंदा है, कितना चंदा मिल रहा है, इसका ऑडिट होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो कांग्रेस जिसको तथाकथित जमीन घोटाला कह रही है, जांच एजेंसियां साफ करेंगी कि वो घोटाला था या नहीं था। कांग्रेस कह रही कि ये घोटाला है और इसकी जांच जो है मुख्य न्यायाधीश को करवानी चाहिए, एसआईटी का गठन करके, और खुद सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे। तो विपक्षी दल कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी की जांच की मांग कर रहा है। लेकिन इस बीच चंपत राय की तरफ से जो तथ्य आने चाहिए वो जल्दी आने चाहिए, क्योंकि जो कुछ आरोप लग रहे हैं वो उनके ऊपर लग रहे हैं। सिर्फ ये कह देने से कि हमारे ऊपर तो आरोप लगते रहे हैं, काम नहीं चलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से तथ्य जनता के सामने रखने चाहिए। ठीक है अरुण, रहिए आप साथ। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आरोपों पर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर अपना पक्ष रखा। चंपत राय ने दावा किया कि जो जमीन खरीदी गई वो खुले बाजार मूल्य से बहुत कम में खरीदी गई। साथ ही उन्होंने इसके जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। अयोध्या नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि उन्होंने दावा ये किया कि वो तो सिर्फ मामले के गवाह हैं, ट्रस्ट मामले पर जवाब देगा, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको सुल्तान अंसारी को गए, फिर उसके बाद आपको मिली, वो 5 मिनट के अंदर ट्रस्ट बताएगा, वो ट्रस्ट प्रेस करेगा या क्लियर करेगा, उसने प्रेस विज्ञप्ति करके जारी कर दी है। मैं तो यही फिटनेस हूँ केवल।
विटनेस है तो विटनेस को देखते हुए सर बता दिया, जब ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया तो मैं विटनेस हूँ, जो बात मैं बता रहा हूँ। तो जो अमाउंट का जो स्कैम बताया जा रहा है वो बताएगा ना ट्रस्ट, पुराना अनुबंध था, कितने दिन का था, क्या है, वो सब बताएगा। तो ये चीज़ जो काम हुआ तो इसको पहले आपको नहीं पता था कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होना है, कैसे हो गया? ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे राम मंदिर के निर्माण में रुकावट डालने की कोशिश बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विरोधी बिना किसी प्रूफ के आरोप लगाते रहते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी जांच की जाएगी। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, वो भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा। और सलाहकार ना बने, पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। अजीत, जिस तरीके से अभी मीटिंग का दौर चल रहा है, आप बता रहे हैं अभी भी मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग कब खत्म होगी? क्या आधिकारिक तौर पर भी ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय के अलावा भी कोई बयान आने की संभावना है? क्या ये उम्मीद लगाई जाए? और क्या अभी कोई जांच की बात भी ट्रस्ट की तरफ से कही जा सकती है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, मीटिंग लगातार चल रही है और कहा जा रहा है 4 बजे चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे सहयोगी केबी भी हैं जो नज़दीक से अयोध्या को जानते हैं, किस तरह जमीन विवाद के बाद केबी लगातार मीटिंगें चल रही हैं और अब कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए, जिस तरह से विवाद सामने आया था कि जो विवादित ज़मीन है उसको लेकर जो सपा नेता का जो एक आरोप आया था उसको लेकर अब ट्रस्ट भी हमलावर हो गया है और उम्मीद की जा रही है कि 4 बजे इसी सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें डीएम भी मौजूद होता है क्योंकि वो भी प्रतिनिधि सदस्य हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उस ज़मीन का पहले 2013 से लेकर 2019 तक एक एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट वो हर 30 साल रिन्यू होता गया और एग्रीमेंट 2 करोड़ में हुआ था। वही एग्रीमेंट जो है जो सुल्तान अंसारी के नाम हुआ 2 करोड़ में हुआ, बाद में उसी को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बनामा कर दिया गया। देखिए अर्पिता, केबी भी बता रहे हैं कि जो ज़मीन था उसका पूरा सजरा अब से थोड़ी देर बाद खुद चंपत राय सामने रखेंगे और 4 बजे कहा जा रहा है कि यहीं सर्किट हाउस में जहां मौजूद हैं, सुबह से मीटिंग हो रही थी, यहां 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी बड़े खुलासे कर सकते हैं चंपत राय, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो संजय सिंह का भी जवाब देंगे, रणदीप सुरजेवाला का भी जवाब देंगे, प्रियंका गांधी के ट्वीट का भी जवाब दिया जाएगा और पवन पांडे जिन्होंने दस्तावेज के आधार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उनके भी जवाब देंगे। इसकी तैयारी चल रही है। यानी शाम 4 बजे पर भी नजर रहेगी क्योंकि मीटिंग्स चल रही है और अब क्या कहा जाता है ट्रस्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर, इस पर भी नजर होगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।